राज्यात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी चालू आहे। उद्या 13 तारखेला चौथ्या टप्प्यातील मतदानाची प्रक्रिया ही पार पडणार आहे। दरम्यान 2019च्या निवडणुकांमध्ये प्रामुख्याने ज्या इतर पक्षांना, प्रादेशिक पक्षांना आणि राष्ट्रीय पक्षांना वंचित बहुजन आघाडी या पक्षामुळे मोठा फटका बसलेला होता। दरम्यान आपण सध्याच्याला औरंगाबाद या ठिकाणी आहोत आणि या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे लोकसभेचे उमेदवार अफसर खान हे आपल्या सोबत आहेत। दरम्यान 2019 मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा फॅक्टर हा कमालीचा यशस्वी राज्यात जरी इतर ठिकाणी नसला झाला तरी औरंगाबाद लोकसभेमध्ये मात्र निश्चितच झाला होता। कारण त्या दरम्यान MIM आणि वंचित बहुजन आघाडी यांची युती होती आणि त्याच्या जोरावर या ठिकाणी लोकसभेचा खासदार हा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आला। दरम्यान या 2024च्या निवडणुकांमध्ये नेमका वंचितचा फॅक्टर कसा राहील आणि वंचित कितपत यशस्वी ठरेल त्या संदर्भात आपल्यासोबत औरंगाबाद लोकसभेचे उमेदवार अफसर खान हे आपल्यासोबत आहेत। प्रथमतः तुमचं मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये स्वागत आहे। वंचित बहुजन आघाडी फॅक्टर या ठिकाणी कितपत यशस्वी राहील, कारण आता MIM ची युती नाहीये, काय वाटतंय आपल्याला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको ये बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से पहला खासदार चुन के आया था और अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने उम्मीदवारी मेरे को दी है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का ही खासदार जीतेगा ऐसा मैं समझता हूँ। सुरुवातीला वंचित बहुजन आघाडीचे जे नेते आहेत प्रकाश आंबेडकरांनी जे आत्ताचे विद्यमान खासदार आहेत इम्तियाज जलील यांना पाठिंबा दर्शवला होता आणि नंतर आपला बीफॉर्म दाखल करून आपली उमेदवारी देण्यात आली। याच्यामध्ये काहीतरी राजकीय गोडबंगाल झाल्याचं बोललेलं जातं। देखिए, ना प्रकाश आंबेडकर साहब ने उसको पाठिंबा दिया था, ना प्रकाश आंबेडकर साहब के 2 लाइन का आप मेरे को कोई प्रिंट मीडिया में बता दो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बता दो। प्रकाश आंबेडकर साहब ने उसको पाठिंबा दिया ही नहीं। इसलिए नहीं दिया कि 2019 में उसको पाठिंबा दिया था और वो पाठिंबे के बेस पे वो चुन कर आया था और ख़ुद खासदार बन गया था, और जब बाला साहब अम्बेडकर का टाइम आया तो उसने युति तोड़ दिया। तो ऐसे गद्दार को पाठिंबा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका सदर भी बोल रहा शाहगंज में कि हमने उनको पाठिंबा दिया, वो भी बोल रहा कि हमने उनको पाठिंबा दिया। अरे उन्होंने पाठिंबा मांगा ही कब? नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा वाली बात है इनकी। उन्होंने पाठिंबा मांगा ही नहीं, उधर आनंदराज अम्बेडकर को पाठिंबा दे रहे। अरे तुमको पाठिंबा मांगा कौन? तुम क्यों पाठिंबा दे रहे? और तुम्हारे पाठिंबा की वजह से अगर बाला साहब अम्बेडकर को चुन के आना होता तो वो 2019 में चुन के आ जाते थे। इनका फैक्टर वहाँ चला ही नहीं और अब इनका फैक्टर कहीं भी नहीं चलने वाला। लोग होशियार हो गए, लोगों को अवेयरनेस आ गया, लोगों ने ये सोच लिया है कि अब इनको इनकी जगह बताने का समय और वक्त आ गया। ना उन्होंने दलित समाज का काम किया, उन्होंने बाला साहब से गद्दारी की, उन्होंने दलित समाज से गद्दारी की, उन्होंने मुस्लिम समाज से गद्दारी की, किसी का भी विकास का एक भी काम नहीं किया। इसलिए उनको जगह बताने का काम दलित मुस्लिम समाज करेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। यानी MIM पक्ष ने जिस तरीके का पॉलिटिक्स की है वो बी टीम बोल के उभर के आया, ऐसा लगता है कि आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे देश में आप जहाँ तक नज़र जाती है, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, तुम्हारे महाराष्ट्र हो, कहाँ जहाँ भी आप देखो बी टीम बोल के डिक्लेयर है वो, और बी टीम बोल के रही है हर जगह जाके। अभी हैदराबाद में देखो आप, चारों मुसलमान को गिराने का काम किया उन्होंने, राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया। कितनी मिली भगत है देखो ना, ये एक्सपोज हो गए। अब ये मुस्लिम समाज समझ गए, एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब मुस्लिम समाज में समझदारी आ गई, वो अब जज्बात में आने वाले नहीं, उनको उनकी जगह बताने का काम ये जनता जनार्दन करेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। MIM अमरावती आणि अकोला या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीला पाठिंबा दिला, त्या बेसवर ते दोघं एकत्रित आहे असे पण बोलले जाते। याच्यात कितपत सत्यता आहे? ना आनंद अम्बेडकर साहब ने पाठिंबा मांगा, ना प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पाठिंबा मांगा। दोनों एकत्र हो कैसे सकते? जब एकत्र थे, उनको चुनकर आने के बाद उन्होंने 50 खोखा लेके युति तोड़ दिया। जब बाला साहब का टाइम और समय और वक्त आया, उन्होंने युति तोड़ दिया। तो अभी आपने बाला साहब ने आपने सुना होगा आम खास ग्राउंड में बोले कि युति धर्म उन्होंने निभाया नहीं और हमारे पीठ में खंजर खोपा। तो ऐसे खंजर खोपने वालों को पाठिंबा देगा कौन और क्यों देगा? 50 खोके कोणी घेतले? हेच खासदार ना युती तोडली, 50 खोके घेऊनच युती तोडली ना।
नहीं तो युति तोड़ायचा काही कारण नहीं, तो आज दर दर भटकने का भी कोई काम नहीं था उसको। अगर युति रखता तो जब 25-30 आमदार चुन के आते थे, नहीं 25-30 तो 20 आते थे, और अभी ये खासदार भी चुन के आता था। लेकिन उन्होंने टाइम का फायदा देखा, लॉन्ग लाइफ नहीं सोचा, क्योंकि पैराशूट से उतरा हुआ है ना, उसको राजनीति मालूम ही नहीं। सामने 50 खोखा दिख रहा, ले लिया, युति तोड़ दिया। हे कुणाकडून घेतले ते आपलं? अरे बीजेपीच ना, बीजेपी कडूनच घेतले ना, दुसरा कोण देणार यांना? मात्र आता लोकसभेमध्ये तर बीजेपीच्या विरोधातच उभे आहेत आता सध्या। कौन? आज विद्यमान खासदार इम्तियाज जलील। अरे तो बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे या बीजेपी के खिलाफ? तो ये तो देखो ना, अब यूपी में जाके किसको जिताते? योगी को। बिहार में जाके किसको जिताते? बीजेपी नीतीश कुमार को। बंगाल में जाके ममता को गिराने की बात करते, हर जगह राजस्थान में जाके कांग्रेस को गिराने की बात करते। ये बीजेपी की बी टीम है। एक सीट उनके खिलाफ लड़ने से क्या, अभी राजा सिंह के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा किया उन्होंने हैदराबाद में? म्हणजे जातीचं राजकारण करून एमआयएम सुद्धा मतांचं ध्रुवीकरण करते असं वाटते का आपल्याला? 101% ध्रुवीकरण करती है, वोटों का डिवाइडेशन करती है, हिंदू समाज के लोगों को बुरा बोलती है, हिंदू समाज के देवी देवताओं को बुरा बोलती है। उनका धंधा ये है, उन लोगों को सुपारी इस टाइप की दी जाती है कि ध्रुवीकरण करो, लोगों की राजनीति में जाके हस्तक्षेप करो, कांग्रेस को ख़त्म करना है, अखिलेश यादव को ख़त्म करना है, मायावती को ख़त्म करना है, ममता बनर्जी को ख़त्म करना है, तो लाना किसको है? सिंपल सा सवाल है ना, लाना बीजेपी को ही है। एमआयएम आणि वंचित दोन्ही वेगळे झाल्यामुळं या ठिकाणी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये कितपत प्रभाव तुमचा राहील, यशस्वी होण्याचे कितपत शक्यता आहे असं आपल्याला वाटतं? कारण एमआयएम बाजूला गेल्यामुळे तुमचं बळ कमी झालं असंही बोललं जातं। आमचं बळ कमी झालं नाही, आमचं बळ तोच आहे, त्याचा बळ कमी झाला। ज्यांनी धोका दिला त्याचा बळ कमी झाला आणि त्याचं बळ कमीच राहणार। वंचित बहुजन आघाडीचा खासदार निवडून येणार असं मलाही खात्री आहे, प्रकाश आंबेडकर साहेबांनाही खात्री है। और प्रकाश आंबेडकर साहब ने बोल दिया नेशनल चैनल पे कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से दूसरी बार कोई जीतेगा तो मुस्लिम उम्मीदवार अफसर खान ही जीतेगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट बोला है। एमआयएमवर आरोप करत आहेत की एमआयएम ही बी टीम आहे, मात्र मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचं काम वंचित बहुजन आघाडी करते आणि भाजपला मदत करत असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षातले लोकांकडून होतो। याच्यामध्ये कितपत सत्यता आहे, काय वाटतंय? देखिए, वोटों का डिवाइडेशन वंचित बहुजन आघाड़ी ने कभी किया है ना कभी करेगी। वोटों का डिवाइडेशन यूपी में जाके कौन करा? योगी को कौन चुन के लाया? 100 सीट क्यों खड़ा किया एमआईएम ने? 100 सीट खड़ा करके योगी का एक पीरियड देख लो, अब लोकसभा में रो रहा था वो, चिल्ला चिल्ला के मुझे इन लोग से डर है, ये लोग मार देंगे। आज वहाँ 100 सीट लड़ा के 80 सीट आप गूगल पे देख लो, इनकी वजह से अखिलेश यादव की गिरी। अगर अखिलेश यादव चुनकर वहाँ आ जाता था, योगी गिरता था, ना तो मुख्तार अंसारी मरता था, ना अतीक अहमद मरता था, ना अशरफ अहमद मरता था, ना अतीक अहमद का बेटा मरता था। इन लोगों ने उसको लाकर इनको मरवाने का काम किया, और ये हर जगह जाके वोटों का ध्रुवीकरण ये करता है, वोटों का डिवाइडेशन ये करता है। बिहार में जाता है वोटों का डिवाइडेशन, मोहम्मद शहाबुद्दीन को मरवा दिया, आजम खान की लाइफ ख़त्म कर दिया, एक दिग्गज नेता की। ये करते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी, बाला साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्स है कि सब समाज को साथ में लेके चलते, एक समाज को साथ में लेके नहीं चलते। अब आपने देखा होगा मुस्लिम समाज के अनेक प्रश्न, मोहम्मद पैगंबर बिल उन्होंने दाखिल करने लगाया, उसमें जो अगर मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बोलता है तो उसको कड़क कानून बनाइए और कड़क शिक्षा होना चाहिए, ताकि किसी भी रिलीजन के ऊपर वो बोले ना। दूसरी बात, हिजाब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। तीसरी बात, उन्होंने 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए बॉम्बे में मोर्चा निकाला। 3 तलाक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, 370 के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। एक में वो नेता ऐसा है हमारा प्रकाश आंबेडकर साहब, बाला साहब, कि वो हर समाज को साथ में लेके चलना चाहते हैं। आपने देखा होगा जरांगे पाटिल उपोषण को बैठे, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब वो किसी समाज के खिलाफ नहीं है, सब समाज को एक कट्टा लेके एक साथ लेके चलना चाहते हैं और अपनी वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। औरंगाबाद शहरामध्ये जवळपास 6 औद्योगिक वसाहती आहेत, मात्र ज्या पद्धतीनं औरंगाबाद शहराचा आणि जिल्ह्याचा विकास व्हायला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून झालेला नाही। जर पाहिलं तर औरंगाबाद शहरात येणारे जे काही मोठे प्रोजेक्ट आहेत, जसं नॅनो कारचं प्रोजेक्ट होतं, कियाचं प्रोजेक्ट होतं, ओक्स वॅगनचं प्रोजेक्ट होतं, व्हिडिओकॉन असेल, ओनिडा असेल, अशा अनेक कंपन्या बंद पडत आहेत। याला कोण कारणीभूत असं आपल्याला वाटतं? यांना जो जातिवादी शक्ति है वो बड़े उद्योगपतियों को आगे लेके जाने, जो मिडिल
उद्योगपति है, जो छोटे इंडस्ट्री चलाते, जो छोटे कारखाने चलाते, इनको दबाने का काम करती है। और आज जो शहर में और ज़िले में विकास नहीं हुआ, इसका कारणभूत चंद्रकांत खैरे 20 साल और ये अभी जो शक्ति कपूर खासदार आया, ये कारणभूत है। इन्होंने विकास का कोई काम ही नहीं लाया। यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पंचकी है, बेबी का मकबरा है, एलोरा है, अजंता है, अनेक स्कोप है यहाँ पे उद्योग चालू करने का। अनेक स्कोप होने के बाद में भी ये दोनों खासदार ने किसी भी किस्म का कोई न पर्यटक को फैसिलिटी लाया, ना कारखाने लाया, ना कोई नई फैक्ट्री डाला। तो लोग बेरोज़गार होंगे ना, रोज़गार आएगा कहाँ से? रोज़गार लाना इनका काम था, इन्होंने नहीं लाया। और वंचित बहुजन अघाड़ी का अगर ये खासदार चुन के आता है तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा देगा। वर्ल्ड से हमारे पास लोग आते हैं, अनेक हमारे पास में गवर्नमेंट की मकबरे के पास जगह है, एलोरा के पास जगह है, अजंता के पास जगह है, अनेक वहाँ पर हम मतलब कहीं गार्डन बना सकते हैं, कहीं आपने देखा होगा आइसल वर्ल्ड के जैसे प्रोजेक्ट यहाँ डाल सकते हैं, तो वर्ल्ड के लोग आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ पर रोज़गार मिलने का इन्होंने कोई साधन लाया ही नहीं, खुद को रोज़गार कमाया, खुद के उन्होंने विकास कर लिया, खुद के घर भर लिया, दोनों भी खासदार ने, ऐसा मैं बताता हूँ। ज्या पद्धतीनं औरंगाबाद शहर हे राजकीयदृष्ट्या, सांस्कृतिक दृष्ट्या आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे, ज्या पद्धतीनं औरंगाबाद शहराच्या विकासासंदर्भात निवडणुकांच्या कालावधीमध्ये सगळे प्रश्न मांडल्या जातात, तसे आश्वासनही दिले जातात, मात्र निवडणुका संपल्या की त्या गोष्टींचा विसर पडतो। आजही औरंगाबाद शहर हे तहानलेलं शहर म्हणून ओळखले जाते। औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक ठिकाणी पाणी टंचाईला सामोरे जावं लागते, अनेक घरासमोर आज पाण्याच्या टाक्या दिसतात। या गोष्टीला कोण कारणीभूत आहे? फक्त राजकीय मुद्द्यांसाठीच हे गोष्टी होतात का? देखिए, यहाँ का राजकारण औरंगाबाद, संभाजीनगर, सेना, बीजेपी, एमआईएम ये जातिवाद राजकारण करती है। 20 साल से वो खासदार था, पानी का प्रश्न नहीं छोड़ा। ये खासदार ने इलेक्शन में बोला था कि मैं पानी का प्रश्न 1 साल में छुड़ाऊंगा, ये भी फेल रहा। इसने तो पानी का तो छोड़ो, कोई भी इसने काम विकास का एक भी नहीं किया, ऐतिहासिक काम एक भी नहीं किया। दोनों खासदार मेरी नज़र में और जनता की नज़र में, ज़िले की नज़र में और तालुके की नज़र में फेल है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, ग्रामीण में जा रहा हूँ, स्कूल की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या। औरंगाबाद शहर में आप देखो, पानी 8 दिन को, 10 दिन को, 12 दिन को, 15 दिन को आता है। तो ये ऐसे खासदार फेल है, ये कोई काम ही इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनको पब्लिक अपनी जगह बताने का काम दोनों तीनों खासदार को करेंगे, मिनिस्टर को करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। 52 गेटांचं शहर आणि संरक्षित भिंती असणारं हे औरंगाबाद शहर आहे, ज्या शहरामध्ये शेकडो वर्षापूर्वी पाण्याचं व्यवस्थापन करण्यात आलेलं होतं, ज्याचं जिथं जागतं जे उदाहरण आहे ते म्हणजे पानचक्की, ज्याच्यावर नैसर्गिकदृष्ट्या आजही पाणी त्या ठिकाणी पडतं आहे। मात्र आजही हे पाण्याचं दुर्भिक्ष येण्याचं कारण काय आहे? मोठा प्रकल्प बाजूला असताना सुद्धा गेल्या 77 वर्षात ही गोष्ट का घडली नाही? देखिए, मलिक अंबर जो थे उन्होंने नहर बनाई, वो नहर में बारिश के दिनों में बहुत पानी आता है और धूप कालों के दिनों में कम हो जाता है। उसका उपयोग कारपोरेशन कर सकता है, लेकिन कारपोरेशन ध्यान नहीं देता कि ना कारपोरेशन के अधिकारियों के पास टाइम है, ना यहाँ के आमदार के पास टाइम है, ना मिनिस्टर के पास टाइम है, ना खासदार के पास टाइम है। उसका दुरुपयोग होता, पानी बह के जाता है लेकिन उसको यूज़ में नहीं लिया जाता। ये कारपोरेशन का काम है उस पानी को यूज़ में लेना, कम से कम 8 महीने, तो वो यूज़ में नहीं लेती। इसलिए हमारा कारपोरेशन भी फेल है और यहाँ का खासदार, आमदार, मिनिस्टर सब फेल है, ऐसा मैं समझता हूँ। शेवटचे 2 प्रश्न। अण्णाराव पाटील नावाचे जे वकील आहेत ते वंचित बहुजन आघाडीच्या कोर कमिटीचे अध्यक्ष होते। आज काही दिवसापूर्वी मी त्यांची मुलाखत घेतली, त्यांनी सांगितलं होतं की EVM हॅकर्स यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या अनेक उमेदवारांना भेट दिली, प्रत्यक्षात बाळासाहेब आंबेडकरांना भेट दिली। असं EVM हॅक होणं हे शक्य आहे का? त्या पद्धतीचे हॅकर्स भेटलेत? देखो, ये हैकर आप खुद जानते हैं, जो 350 बोलते, 400 पार बोलते पे, जहाँ चिप आप अगर डालोगे आप, वो नंबर उनको ही मालूम रहता है, सरकार ही उसको हैक कराती है। वंचित बहुजन आघाड़ी का ना कोई संबंध है, ना उनका कंपनी से कोई डीलिंग है, ना जहाँ से मशीनें आती हैं उनसे कोई डीलिंग है। सरकार डीलिंग करती है और उसमें चिप डाल के हैक करने का काम ही सरकार करती है। इसलिए पहले ही बोलती है 400 पार। बाला साहब अम्बेडकर एक संविधान के पोते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके पोते हैं। वो इन भानगढ़ में जाते नहीं और ये देश
सिर्फ संविधान से चलता है और ये संविधान को मिटाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एनआरसी लाने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मशीनें हैक नहीं हुई तो ये 200 भी नहीं आएंगे इनकी सीट, स्पष्ट मैं बोलता हूँ। 2019मध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा जो अजेंडा राहिला त्यामुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये महाविकास आघाडीतील जे काही उमेदवार आहेत जवळपास 40 ते 41 उमेदवारांना त्याचा फटका बसला आणि त्यांचा पराजय झाला। दरम्यान या 2024च्या निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडी कितपत उमेदवार त्यांचे निवडून येतील अथवा पहिल्याच पद्धतीनं भाजपला फायदा होऊन महाविकास आघाडीचं नुकसान होईल का असं वाटतंय तुम्हाला? देखिए, महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रवादी के है, हमने गए बारी को 42 लाख वोट लिया है, 42 लाख वंचित बहुजन आघाड़ी ने। उनको 2 सीट देने की बात करते हैं, 3 सीट देने की बात करते हैं। हमारे नेता ने तो बोला था चारों 12 लो, क्यों नहीं दिए भाई 12? हम बहुजन आघाडीचं प्राबल्य आहे तेवढं हो 42 लाख वोट घेतले ना, बघा ना तुम्ही, कहा नाही आहे यांचं काय, यांचं काय ना? आज राष्ट्रवादी बरोबर राहिली ना, काँग्रेस राहिली, सगळे फूट झाली ना। काँग्रेसमध्ये 2 गट झाले, राष्ट्रवादीमध्ये 2 गट झाले, सेनामध्ये 2 गट झाले। बाळासाहेब तो जिथे आहे तिथेच आहे आणि खंबीरपणा उभा आहे सर्व लोकांच्या पाठीशी। जी 12चा आकडा तुम्ही सांगितलेला आहे, यावेळेस किती आकडा गाठणार? ये देखो, हमने तो अभी तक 30 सीट लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में, 8 से 10 सीट आएंगी ऐसी हमारी उम्मीद है, हम अपेक्षा करते हैं। और ऊपर वाले ने चाहा और हमारा नेता बाड़ा साहब ने चाहा और हमने जितनी कन्विंसिंग करना है आज भी हम कर रहे हैं। हर जहाँ जहाँ हमारे इलेक्शंस हो गए वहाँ भी हमने किया। हमारा ऐसा है कि 8 से 10 सीट हमारे आना चाहिए और लोकसभा में हम बाड़ा साहब के साथ जाना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। हे होते आपल्यासोबत औरंगाबाद लोकसभेचे उमेदवार अफसर पटेल, ज्यांनी ऐतिहासिक असणाऱ्या व 52 गेटांचं शहर समजल्या जाणाऱ्या या औरंगाबाद शहरातील व जिल्ह्यातील हे जे विविध प्रश्न आहेत ते आपल्या चॅनलच्या पटलावर ठेवले आहेत। दरम्यान ऐतिहासिक शहर असणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अद्यापर्यंत विकास कामांचा जो आराखडा आहे तो अद्यापही अपूर्णच आहे। दरम्यान वंचित बहुजन आघाडी ही 2024च्या निवडणुकांमध्ये उभारी घेऊन निश्चितच समोर येईल असा विश्वास त्यांनी दर्शवला आहे। कॅमेरामन दीपकसह मी धनंजय सोळंके, मॅक्स महाराष्ट्र, औरंगाबाद।